नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने घटनाचक्र पूर्वावलोकन के विश्व के भूगोल के पहला टॉपिक ब्रह्मांड के विस्तृत परिकल्पना को समझा था। अब ब्रह्मांड टॉपिक के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को अच्छे से सुना होगा तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी सही है। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 में किया था। तो ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार की। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार अर्थात बैड स्पाइरल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो था 1.44 ms अर्थात चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत बाउन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षा को नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते करते की गति इतनी तेज हो जाती है कि वह फ्री हो जाता है और नाभिक की कक्षा को छोड़ देता है और इसमें केवल न्यूट्रॉन बचता है, इसलिए इसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है। तो जब 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के बाहर तारे आते हैं तो उसे श्वेत बामन बनते हैं और इसे न्यूट्रॉन तारे कृष्ण बीवर या सैम बीवर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ब्लैक होल के रूप में। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नुआ या सुपरनुआ विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारों के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के बाद 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान का अवशेष बचता है और इसके बड़े तारे का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों को ब्लैक होल बनने की संभावना होती है जिसका द्रव्यमान 8 गुना से सूर्य के द्रव्यमान के 8 गुना से ज़्यादा होता है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु उसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। ब्लैक होल छोटे होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ध्यातव्य है कि ब्लैक होल सिद्धांत और इसकी जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सैम बीवर अर्थात कृष्ण बीवर क्या होता है? हवाई जहाज की उड़ान के अभिलेखक, सूर्य का एक धब्बा, अंटार्कटिक का एक जगह, सिमट गया तारा। तो इसका सही जवाब है कि एक बहुत ही अधिक ऊंचा वाला एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में बचता है जिसे सिमट गया तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण ओजोन छिद्र, कृष्ण बीवर, इंद्रधनुष और धूमकेतु। तो कृष्ण बीवर ब्लैक होल की घटना तारों के कारण होती है मृत्यावस्था में, जब ये 1.44 ms से ज़्यादा अवशेष बचता है तब। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन अर्थात ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन, एच.जे. भाभा, एस चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना। तो इसका सही जवाब होगा एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया? एस चंद्रशेखर। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कथन कारण
कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ये भी सही है, अर्थात इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन सही व्याख्या करता है। कृष्ण क्षेत्र को दूरबीन के प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता क्योंकि अधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अक्षांशीय दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों और गैसों के व्यवहार से लगाया जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। यह गुण का कारण है बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत अधिक उच्च घनत्व। तो ब्लैक होल में बहुत अधिक उच्च घनत्व होता है और उच्च घनत्व के कारण उसकी गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होती है, इसलिए वो सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, यहाँ तक कि विकिरण को भी बाहर नहीं आने देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृतप्राय तारा है। तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ये सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? जब तारे मृतप्राय स्थिति में चले जाते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें 88 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाशगंगा में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। तो ये जो 88 तारामंडल हैं इसमें अधिकांश को जो है हम दक्षिणी गोलार्ध से ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर जानते हैं ना, न्यूट्रॉन तारा खगोलीय है, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर और क्वासर। तो कृष्ण मास्टर जो है इसमें से खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण बीवर और ब्लैक होल खगोलीय वस्तु होते हैं। कृष्ण मास्टर नहीं है बल्कि कृष्ण बीवर होता है। क्वासर एक तारा स्रोत, क्वासर क्या है? एक तारा व स्रोत है जो कि 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले होते हैं क्वासर। इसमें आने वाली रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। क्वासर की जानकारी इससे आने वाले रेडियो इंफ्रारेड से प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पल्सर भी एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या फिर क्वासर। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं होता, बल्कि ब्रिटल स्टार एक सी एनिमल है। पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, इकानोडर्मेटा संघ या ओफिरोइडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान हैं। ये दोनों ही समुद्र सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। तो ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से न होकर समुद्र से है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ये तो पढ़ चुके हैं, नक्षत्र या तारामंडल। एंड्रोमेडा, इसके पहले हमने पढ़ा था। एंड्रोमेडा क्या है? पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? इसे भी ब्रह्मांड की विस्तृत एनालिसिस में जब मैंने पिछले वीडियो में इसे बता दिया है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो अगर एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर स्थित है, क्योंकि जो खगोलीय विषुवत रेखा है वो हमारे भौगोलिक विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित है। खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों से सदैव 90 डिग्री पर स्थित है और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं के अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के
अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। खगोली जितने अक्षांश होते हैं और जो भौगोलिक रूप से जो पृथ्वी की अक्षांश है वो उसके बराबर होगा। किसी प्रेक्षक के तारों को क्षितिज के लंबवत उड़ते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अगर कोई प्रेक्षक क्षितिज से लंबवत उड़ते हुए तारों को देखता है तो कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा पर स्थित है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उसके पास दिशा ज्ञान करने के लिए कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया और अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा? बताइए आप लोग। बहुत ही ये लॉजिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है और एक व्यक्ति है और रेगिस्तान में है और जिसके बाद कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है, अंधेरी रात है, काली अंधेरी रात है। उसे ये तो पता है कि हमारा घर पूर्व दिशा में यहाँ से 5 किलोमीटर पर है, लेकिन उसे पूर्व दिशा की पता लगानी है। तो ध्रुव तारे से किस दिशा में चलेगा? ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चलेगा, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा या ध्रुव तारों को अपनी दाहिनी ओर रखकर चलेगा? तो इसका सही जवाब होगा कि वह अगर हम पूर्व दिशा की ओर चलेंगे तो ध्रुव तारा हमारे बाईं हाथ की ओर पड़ेगा। तो यहाँ से इसका सही जवाब क्या होगा? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। उस तारे का क्या नाम है? बीटलग्यूस। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। बीटलग्यूस एक ऐसी तारा है जिसका पहली बार फोटो खींचा गया सूर्य के अलावा 1995 में। बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शल ने देखा। बीटलग्यूस को सर्वप्रथम किसने देखा? सर जॉन हर्शल ने देखा 1836 में। लेकिन 1995 में एक दूरबीन, हब्बल नामक दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह पहला चित्र था। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इसका जो कौन सा कथन सही होगा? केवल 3, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों। बताइए। तो जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, और जब वायुमंडल नहीं होता तो वहाँ पर कोई प्रकरण की घटना नहीं होगी, और हमारा आकाश का रंग काला दिखना, तारे का टिमटिमाना, ये सब प्रकरण कारण होता है। तो अगर हम अंतरिक्ष में हैं तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा, तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देंगे, तो सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक होगा, ये गलत है। क्योंकि अंतरिक्ष यान के अगर हम बाहर अंतरिक्ष में रहते हैं तो जो अंतरिक्ष का ताप होता है वो करीब -3 केल्विन होता है, अर्थात 270 डिग्री सेल्सियस। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश में काला दिखाई दिखने या तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने के कारण वायुमंडलीय हीनता है। अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान लगभग 3 केल्विन -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम है। अतः यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 1 और 2 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? सप्तऋषि। जोखिम में कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिस्ट लूनर या बाइट। तो बाइट इसमें कंप्यूटर शब्दावली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ से आते हैं? ब्रह्मांड का परीक्षण एवं बोध, सूर्य और चंद्रमा में होने वाले ग्रहों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापना, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति एवं क्रम विकास। इसका सही जवाब होगा ब्रह्मांड का परीक्षण एवं बोध। इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर का जो क्षेत्र है वह इवेंट होराइजन कहलाता है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का परीक्षण संभव नहीं है। हम दूरबीन से भी किसी भी घटना का परीक्षण इस सीमा के अंदर नहीं कर सकते। वहाँ पर उपस्थित आसपास के कणों और वहाँ पर आसपास के गैसों आदि के माध्यम से हम वहाँ की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। सिंगुलैरिटी की बात करें तो यह स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या
कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। ब्रह्मांड के जो मूल कण हैं उसके स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में उसकी व्याख्या की जाती है। स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा थ्योरी है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने घटन चक्र पूर्वावलोकन की विश्व भूगोल की सीरीज में ब्रह्मांड को पढ़ा। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में सौरमंडल को पढ़ेंगे। इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और भूगोल के समस्त प्रश्नों को, चाहे वो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, अभी हम विश्व का भूगोल कर रहे हैं, इसके बाद भारत का भूगोल भी प्रारंभ करेंगे। आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ से देख सकते हैं और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं में भूगोल पूछा जाएगा और उसमें टॉपिक महत्वपूर्ण होगा। और ब्रह्मांड के अंतर्गत आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जितने भी प्रश्न आ सकते थे एग्जाम में, जितने भी प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जा सकते थे, वो सारे समाहित कर लिए गए। अब अगर आप लोगों ने इसका सही से इसको समझ लिया, इस वीडियो को 2-3 बार देख लिया तो और नोट्स बना लिया या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ लें, चाहे जैसे आपको सुविधा लगे। इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो इसका PDF भी आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे साथ रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा सभी प्रतियोगी छात्रों के साथ शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।